पंचायत सीरीज का बहुत बड़ा रोल है इस लेक्चर में, सबने देख रखी होगी। तो जैसे पंचायत को बिंज वॉच करते हो, ऐसे ही आपको बस इस सीरीज को बिंज वॉच कर देना है और उससे आपके आएंगे 100 on 100 मार्क्स। आप सोचते हो ये चैप्टर मुझे सबसे डिफिकल्ट लग रहा है, आज जोश आई है, इसको खत्म कर दूंगा। 2 पेज नहीं आप पढ़ते हो, उसके बाद आपकी टैब हो जाती है। सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है जहाँ पे नॉट होगा, जहाँ पे नॉट ट्रू होगा, जहाँ पे फॉल्स होगा। हेलो गाइज, हाय, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, अमेजिंग। सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम कीर्ति बेरवाल, योर सोशल साइंस एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू इन्फिनिटी लर्न. So this is our revision series, as you all know, and we are revising today. We are revising the most important chapter of polity, which is the base. आगे जाके ये chapter base बनेगा आप लोगों का 11th में, 12th में और competitive exams में भी. तो this chapter is the foundation of our constitution system, whatever you can call, हमारे देश का, हमारे पेपर का, हमारी पॉलिटी का. तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो भी कंफ्यूजन है आपकी इस चैप्टर में एड्रेस हो जाएगी इसी वीडियो के थ्रू. और जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो भी हम यहाँ पे कर लेंगे. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो लेटर ऑन में भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. हाँ, और 1 मिनट लीजिए, अभी 1 सेकेंड ही लगेगा मेरे ख्याल से. 1 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया. जस्ट गो and subscribe to the channel and then we get into the video. ठीक है guys? तो फेडरलिज्म पहले बात करते हैं, होता क्या है. फेडरलिज्म इज अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वो ज़रूरी क्यों है? पहले बात तो हमारी कंट्री कैसे चलती है, उसमें क्या क्या लेवल्स है गवर्नमेंट के. अब वो लेवल्स है तो वो ज़रूरी भी होंगे, रीज़न भी होगा कि वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, राइट. तो यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. और कि वो आया कैसे चेंज. अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, बट वो चेंज आया कैसे वो इस चैप्टर में मेंशन है. कैसे हमने स्ट्रगल किया, हाउ डिड वी रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे आज हमारे पास लोकल बॉडीज़ तक हैं, विलेज के लेवल पे भी हमारे पास इलेक्टेड हेड्स हैं, सरपंच हैं. हमारे पंचायत सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल है इस लेक्चर में, सबने देख रखी होगी. मेरे को पता है आप लोग बहुत बिंज वॉच करते हो सीरीज़ को. बस ऐसे ही आप एग्ज़ाम्स के आसपास या टाइम जब भी मिले एक बार से बिंज वॉच कर दिया करो हमारी प्लेलिस्ट को भी. उससे क्या होगा, आपको लास्ट तक दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर एंड तक चीज़ों को छोड़ोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे. तो जैसे पंचायत को बिंज वॉच करते हो, ऐसे ही आपको बस इस सीरीज़ को बिंज वॉच कर देना है और उससे आपके आएंगे 100 on 100 मार्क्स. So with this spirit, let's get into the video. Okay, first question is, when power is taken from state government and is given to the local government, it is called. स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके जब हम लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं. देखो, पंचायती राज इज द लेवल जहाँ पे लोकल बॉडीज में जहाँ पंचायत होती हैं, उसको बोलते हैं. फेडरलिज्म हमारा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उससे कोई स्पेसिफिक नहीं है उसमें कि हम इससे ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से और फिर आगे दे रहे हैं. सेंट्रलाइजेशन तो इसका उल्टा ही हो गया कि पावर देना एक जगह, सेंट्रलाइज कर देना, इकट्ठी कर देना एक जगह पावर. तो इसमें क्या ऑप्शन होगा हमारे पास, डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन बच्चों नाम से भी क्लियर है. बहुत सारी चीज़ें आप टर्म्स जो होती हैं आपकी, वो आप जैसे ही नाम देखोगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डेलीगेट करना, ये सब एक ही तरह की बात है कि पावर को एक जगह से कॉन्सेंट्रेटेड है, जो पावर यहाँ पे एक जगह इकट्ठी है, उसको टुकड़ों में बांट देना. अब ऐसे भी बढ़ सकती है और वो वेरियस लेवल्स में भी बढ़ सकती है. ठीक है, जैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है कंट्री के, राइट. सो विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हु हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स. अब आपको पता है हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लॉज बनते हैं और कौन कौन बनाता है. अगर आपको वो बातें क्लियर होगी, ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा. और हमारी ड्रिल है ही ये कि हम इजी से मीडियम से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली आवर ब्रेन इज वायर्ड इन सच अ वे कि अगर हम पहले स्टार्ट करेंगे
डिफिकल्ट टास्क के लिए आएंगे, हम एकदम से डर जाएंगे और हम छोड़ देंगे। ये टेंडेंसी दिमाग की होती है। यही प्रॉब्लम है जब आप स्ट्रैटेजाइज भी करते हो पढ़ना। आप सोचते हो ये चैप्टर तो मुझे सबसे डिफिकल्ट लग रहा है, आज जोश आई है, इसको खत्म कर दूंगा। 2 पेज नहीं आप पढ़ते हो, उसके बाद आपकी टै बोल जाती है वहीं पे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव इन आवर लेक्चर एज वेल, इन दिस वीडियो एज वेल। तो अब हम पहले बात करते हैं यूनियन, स्टेट्स, ये दोनों इकट्ठे किस लिस्ट पे काम करते हैं, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। अदरवाइज इनकी पावर्स डिसाइडेड है। यूनियन लिस्ट में सेंटर, स्टेट सब्जेक्ट्स पे स्टेट्स, ठीक है, दैट इज गिवन हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट फटाफट से रिवाइज कर लिया हमने। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कौन बनाता है, सेंटर हैज द पावर टू टेक डिसीजंस, मेक लॉज ऑन दोज सब्जेक्ट्स। स्टेट सब्जेक्ट्स पे स्टेट्स की पावर है। बट एक ऐसी लिस्ट है, ये है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों भाई मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों भाई का मतलब यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, बट भाइयों में भी लड़ाई होती है, बहुत तरीके की लड़ाई होती है। तो जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन मुद्दों पे इन दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई, वहां पे बड़ा भाई यूनियन लिस्ट, छोटे भाइयों की पावर नहीं रह जाती। जो घर का मुखिया होगा वही डिसाइड करेगा, तो यूनियन के लॉज प्रिवेल करेंगे। इसके बाद जो इन तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, उनको हम बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे सिर्फ यूनियन की पावर होती है। अब घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, जॉइंट फैमिली है, पता है नहीं भाई किसको क्या, इस डिसीजन को कैसे लेना है, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका पता ही नहीं है इस पे कौन बना सकता है लॉज, तो वहाँ पे बड़ा भाई, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, इज गोइंग टू मेक लॉज ऑन दो सब्जेक्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चूज द ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। अब यहाँ पे पहले आपको चैप्टर के हिसाब से ये पता होना चाहिए बच्चों, 2 तरीके के हमारे फेडरेशंस होते हैं। कौन से होते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर अपने दिमाग में गैस करो। 2 तरह के फेडरेशंस होते हैं। फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर। व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ फेडरेशन? एवरीबडी, आई एम पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स, बताओ कौन सा होता है सेकेंड टाइप ऑफ फेडरेशन। बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने एक बार बेसिक चैप्टर तो पढ़ रखा होगा, तो आप यहाँ पे बताओगे, और जो बुद्धू बच्चे हैं मेरे उनको मैं बता देती हूँ, दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मैं मजाक कर रही हूँ, कोई बुद्धू नहीं है, आप सब लोग बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, और आप सब लोगों पे मेरे को पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। अगर अभी तक नहीं करी है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट हो जाओ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, टाइम आ गया है, अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होते हैं? कमिंग टुगेदर वर्ड से ही आप गेस कर सकते हो कि इकट्ठे आना, कि सब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए लोग कह रहे हैं कि हमें एक बिगर यूनिट बनानी है, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए विद 50 स्टेट्स, दे ऑल कम टुगेदर टू कॉल themselves as a फेडरेशन। तो दिस इज यूएसए इज द एग्जाम्पल। सबसे डेवलप्ड कंट्री, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा, होल्डिंग टुगेदर, सबको साथ लेके चलेंगे हम, टुकड़ों में बेशक बांट दें, बट हम वो सिर्फ सहूलियत के लिए कर रहे हैं। वो है हमारा मेरा प्यारा भारत, मेरा भारत महान। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट लेवल्स में बांट देते हैं, सब यूनिट्स में बांट देते हैं कंट्री को, कि यार थोड़ी सी गवर्नमेंट आसान हो जाए गवर्नेंस करनी, थोड़ा सा हमारा सिस्टम बढ़िया चल पड़े, लड़ाइयाँ हमारे आपस में होना, और फिर भी हम एक तो है ना। तो हमारा क्या आता है, होल्डिंग टुगेदर, कि हम होल्ड करके चल रहे हैं अपनी डिफरेंट यूनिट्स को, डिफरेंट लेवल्स पे हमने खुद डिवाइड किया है, एंड स्टिल वी आर होल्डिंग इट टुगेदर, फिर भी हम उसको साथ में होल्ड करके चल रहे हैं, राइट। सो दिस इज इंडिया। इसमें तो आप भूलोगे ही नहीं, जब अपनी बात आ जाए तो कोई नहीं भूलता है। तो हम जिसमें यूएसए, जिसमें इंडिया है वो पहले डिलीट कर दो, क्योंकि हमें पता है हमारा वाला तो क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसके एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा कौन सा है? होल्डिंग टुगेदर का, इंडिया। Which one of the following about the third tier of democracy is false? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसने क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है बच्चों। इसमें बिल्कुल भी कोई ये गलती नहीं करेगा कि यार ट्रू स्टेटमेंट सीधा पढ़ने लग गए जोश जोश में, ओ हाउस द जोश हाई सर, और सारे टिक कर वो कर दिए और फिर कंफ्यूज हो रहे हो और फिर और टाइम वेस्ट कर दिया। सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है जहाँ पे नॉट होगा, जहाँ पे नॉट ट्रू होगा, जहाँ पे फॉल्स होगा। तो हमारा फर्स्ट क्या होगा? 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस इन लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर विमेन। देखो रिजर्वेशन विमेन की तो बात हुई ही है, नारी शक्ति लड़ाई चली है, नारी ने अपने हकों के लिए लड़ा है, महिलाएं लड़ी है, तो दैट इज व्हाई वी हैव 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज लगती है, तो ये तो ट्रू होगा। The state government retains the power over revenues for the local bodies. Yes, state government थोड़ा अपना पावर रखती है local bodies के revenues पे, उनकी आपस में दखल अंदाजी होती है क्योंकि state के लेवल पे collaborative effort हो जाता है। ऐसा नहीं है कि center state के साथ ऐसा करते हैं। तो state, yes, states रखते हैं local bodies की revenue पे अपना power, ठीक है? तो this is also true. Seats are reserved in the elected bodies for SC, ST and OBC candidates. देखो ये भी जल्दी जल्दी में हमें तो सही लग रहा है। अब एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे बच्चों आपको मैं, एक ऐसा पॉइंट जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत कम लोग, आई गारंटी यू ऑल, इस वीडियो को देख रहे हैं जो लोग, सिर्फ मैं 5% भी बहुत ज़्यादा नंबर बोल रही हूँ कि जो बच्चे पकड़ पाए होंगे। An independent institution called the State Election Commission conducts the elections of panchayats and municipal bodies. This is also true. State Election Commission हमारे पास आया था, उसको मैंडेटरी कर दिया था कि इलेक्शंस कंडक्ट करना है पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज के। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? एक स्टेटमेंट सस्पिशियस है, दैट इज द करेक्ट आंसर। द रिजर्वेशन in the elected bodies was for SC, ST but not for OBC. ये किसके लिए? थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये बात याद रखनी है। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, इसमें SC और ST एंड विमेन, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए रिजर्वेशन है, नॉट फॉर दी OBCs. Other backward classes are not getting reservation at the third level of government in the elected bodies. यहाँ पे elected bodies जो है थर्ड लेवल पे, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में, OBCs are not getting reservation here. I hope ये क्लियर होगा सबको। क्या दोबारा रिवाइज करते हैं? थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट पे रिजर्वेशन किसके पास है बच्चों? SC, ST एंड विमेन। नो OBC candidate has reservation in the elected bodies for what? For the third tier of democracy, that is our government. Major step towards decentralization. Major step towards decentralization in India was taken in. अब बच्चे सोचेंगे डिसेंट्रलाइजेशन तो सीधा सीधा हमने बोला हुआ है 1992 में हुआ था। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि मेजर स्टेप, अरे भाई वही घुमा के ऐसे कान पकड़ो या ऐसे कान पकड़ो, बात तो एक ही है, पकड़ना तो कान ही है। तो मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज टेकन इन 1992, जब हमारी अमेंडमेंट्स आई थी कॉन्स्टिट्यूशन की 72nd एंड 73rd, जहाँ पे लोकल बॉडीज का इलेक्टेड हेड इलेक्शंस कंपल्सरी कर दिए गए थे, मैंडेटरी कर दिए गए थे, अलॉन्ग विद अदर चेंजेस इन द इलेक्टेड बॉडीज, कि हमारे पास थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में लोकल बॉडीज जो होंगी इसके इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाएगा? अभी दिया है, देयर आर टू कमीशंस, टू टाइप ऑफ कमीशंस, वन इज एट द लेवल ऑफ सेंटर, तो सेंटर पे होता है एक तो इलेक्शन कमीशन, और दूसरा स्टेट लेवल पे होता है। तो जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है, दैट कंडक्ट्स इलेक्शन इन फॉर लोकल बॉडीज, राइट?
तो दिस यू हैव टू रिमेंबर 1992 वाज द ईयर वेयर दिस चेंज हैपेंड। 1992 में ये सबसे बड़ा चेंज आया था। याद रखना कि आज हम पंचायत देख पा रहे हैं, तो 1992 1992 वाज द ईयर जिसने हमें आज ये मौका दिया है कि हम पंचायत जैसी सीरीज देख पा सकते हैं। राइट, देख रहे हैं। अब ये नहीं करना कि जाके सारे पंचायती देखने लगे इस लेक्चर के बाद, पढ़ लेना आराम से, पिटोगे नहीं तो। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस देखो बच्चों, आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है इस टाइप के क्वेश्चंस करने में, बट व्हाट यू हैव टू थिंक, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे हैं सीबीएसई वाले। आपको सिंपल जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि एक स्टेटमेंट दी है, दो स्टेटमेंट दी है। इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को देखना है असर्शन, ये ट्रू है कि नहीं है। ये असर्शन और रीजन भूल जाना, पहले देखना जो ये स्टेटमेंट 1 है ये ट्रू है कि नहीं है, फिर देखना कि स्टेटमेंट 2 ट्रू है कि नहीं है। फिर आपको ये देखना है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको क्या हमारी सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर पा रही है, क्या वो उसका रीजन है ट्रू होने का। बस यही सब आपको चेक करना है। अब इसमें हम देखते हैं, besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. ये तो सच बात है, हम सबको पता है 22 scheduled languages हैं हमारे पास, right? तो अगर हिंदी के अलावा, besides हिंदी के अलावा there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. Yes, this is true. तो A is true. अब देखते हैं R true है कि नहीं। Restructuring the center-state relationship is one way in which federalism has been strengthened in practice. सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को रीस्ट्रक्चर किया जब हमने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, उसका स्ट्रक्चर बदला ताकि वो और बेहतर हो सके। क्या उसने मदद की सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में? यस, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य प्रगति पर है। जहाँ जहाँ हमें दिक्कतें आती हैं वहाँ वहाँ हम टाइम टू टाइम चेंजेस लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं बच्चों चेंजेस? ताकि कोई लड़ाई ना हो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में, राइट? तो वो खिचड़ी नहीं पकानी है हमें, मस्त सबको खिलाना है खाना अलग अलग और अपना एंजॉय करनी है मील। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाइनिंग टेबल पे बार बार अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग होती है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में, और इससे फेडरलिज्म है, जो वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नेंस हैं जो आए हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, क्योंकि वो अच्छे से अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट इज स्ट्रेंथनिंग, मजबूत कर रहे हैं वो हमें इस अपने फेडरलिज्म के सिस्टम को। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स बच्चों सेपरेटली तो ट्रू है, ये तो हम सबको पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है। अब हमें ये देखना है कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन ये है, किसी भी एंगल से इनमें तो रिलेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नो, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हेंस बी इज द आंसर। आंसर क्या है बच्चों हमारा इसमें? बी, ठीक है। जब सेंटर स्टेट रिलेशंस की रिस्ट्रक्चरिंग होगी उससे फेडरलिज्म जो होगा हमारा, फेडरलिज्म एज अ प्रैक्टिस, वो स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी, याद रखना ये। असर्शन क्या है इसमें? रीजनल गवर्नमेंट्स कैन विड्रॉ पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रीजनल गवर्नमेंट्स इतनी पावरफुल नहीं होती हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स विड्रॉ कर सकें। रीजनल है, नाम ही है, ये सेंटर है भाई, सेंटर है, अल्टीमेटली अथॉरिटी उसके पास ही रहेगी। ये नहीं है कि वो अपने पावर्स एक्सप्लॉइट कर, दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, इतना भी नहीं है भाई, हम एक ही शेर रहेगा जंगल में, तो ऐसा नहीं है कि आप पावर विड्रॉ कर लोगे और उससे सेंटर पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज ये मैकेनिज्म ही नहीं है हमारी कंट्री का। हमने ऐसा बनाया ही नहीं कि कुछ नीचे थोड़ा बहुत बवाल और हम पूरी कंट्री का तख्ता पलट कर दे, नहीं, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन। तो दिस इज रॉन्ग। रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन सेंटर। यस, अभी जैसे हमने बात की, ये बात तो ट्रू है कि भाई आपके पास अपनी अपनी भी पावर है। ऐसा नहीं है कि घर का मुखिया मैं हूं तो आपके साथ कुछ भी कर दूंगा, नो, आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो सेंटर से लेके रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई थी, तभी डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
अब देखो A इज फॉल्स, R इज ट्रू, सिंपल। अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस देख के बच्चे ऐसे कप आ जाते हैं जैसे पता नहीं उनके सामने सीधा शेर आ गया है जंगल से। ऐसा कुछ भी नहीं है, दो स्टेटमेंट्स हैं, देखनी है दो ट्रू है कि नहीं, फिर देखनी है कि ऊपर वाली को एक्सप्लेन नीचे वाली कर पा रही है कि नहीं, ये इसका रीजन बन पा रही है, बस सिंपल। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। और ये वाले ऑप्शंस तब यूज होंगे जब दोनों ट्रू होंगी, ठीक है। और बाकी अगर यही फर्स्ट स्टेप पे यही पता चल गया कि हमें एक गलत है एक सही है, तो C और D में से आंसर होगा। Assertion, it is very difficult to make changes in the basic structure of our constitution। बच्चों देखो, आज एक बात जान लो, आप आगे भी आपको ये बात मेरी बहुत याद आने वाली है, जब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इवन 11th-12th का भी, इवन आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन का भी, आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल समझ लेनी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत माइटी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, जिस पे हमारी कंट्री चल रही है, जिस पे हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, देखो एक कुछ चीज़ें हैं जो आगे जाके आप पढ़ोगे, व्हेन यू विल स्टडी ह्यूमैनिटीज़ फर्दर, या फिर आप कलेक्टर साहब बनना चाहोगे। तो जब मैं पढ़ रही थी, मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत आया है, मेरे को इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता था, हमारे टीचर्स बताते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर तो आप पढ़ लो, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। वही मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब फाउंडेशन, क्लास 10th मतलब फाउंडेशन, तो ये बहुत सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, इसको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है चेंज करना, इसकी अमेंडमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा बन जाता है व्हेन एवर वी वांट टू चेंज एनीथिंग इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब जब इतिहास में बच्चों ऐसा हुआ है कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश की है, तो पूरी कंट्री का तख्ता पलट हुआ है। इतने मेजर चेंजेस आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे, और कुछ बहुत फाउंडेशन बन गई हैं वो चीज़ें। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि कुछ भी अगर लूजली बात की जाए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के, और बेसिक स्ट्रक्चर कोई अलग टर्म नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बुनियादी चीज़ें जिनको आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हो, जिससे हमारी कंट्री की फाउंडेशन चल रही है। तो ये ट्रू है बात। फिर है बोथ द हाउसेस हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली। नो, अब बात कॉन्स्टिट्यूशन की है, बात इंपॉर्टेंट चीज़ों की है, तो ऑफ कोर्स सेंटर का रोल इसमें ज़्यादा रहेगा। देखो 3 तरह की मेजॉरिटी होती है हमारी, इससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, और एक मेजॉरिटी जिसमें हमें ये सिंपल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट। थर्ड टाइप की जो मेजॉरिटी होती है बच्चों, वो होती है कि मेजॉरिटी तो पार्लियामेंट की रहेगी, बट उसके साथ रेटिफिकेशन चाहिए 50% ऑफ द स्टेट्स का भी। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि नीचे से उठ के आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दोगे, स्टेट लेवल पे आप चेंज नहीं कर सकते हो, सेंटर से ही ये आगाज शुरू होगा। अंजाम यहाँ पे हम दे सकते हैं, वो भी बहुत रेयर सिनारियो में। तो स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में कोई बेसिक हद नहीं होता है। तो बोथ द हाउसेस डू नॉट हैव इक्वल पार्ट्स इन चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा क्या होगा, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, C इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। पूरा बॉडी आपको चैप्टर की इससे क्लियर हो गई होगी, MCQ से आपको ये पता लग गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। और इसी के साथ हम अब अपने अगले पड़ाव पे मूव करते हैं। दूसरा है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत। अब पंचायत तो सरपंच, सीधी सी बात है। यूनियन ऑफ इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। स्टेट की बात होगी तो गवर्नर, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात होगी तो मेयर। तो क्या आंसर होगा हमारा, A का 1, ये रहा, B का 3, C 4, D 2। दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ये लेवल्स दिए गए हैं और ये हेड्स पूछे गए हैं यहाँ पे,
ठीक है। स्टेट पे गवर्नर होगा, ग्राम पंचायत में सरपंच होगा एंड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम आ गए हैं हमारे थोड़े लॉन्गर फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस पे। इसमें भी फिर से अगर कॉन्सेप्ट हमारा अब तक क्लियर हो चुका है तो आई डोंट थिंक सो आप बच्चों को, चुन्नू मुन्नू बच्चों को डिफ़िकल्टी कुछ आने वाली है। एंड यू आर नॉट चुन्नू मुन्नू एनी मोर, आप बड़े हो गए हो। अब अपनी लेवल ऑफ थिंकिंग बड़ी करो, आपका सोचने का तरीका बड़ा करो, क्योंकि बच्चों आप जो अब आदत डालोगे जिस तरीके से सोचने की, वो आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। क्योंकि इसके कुछ महीने बाद ही आप लोगों को डिसाइड करना है कि 11th-12th में क्या लेना है। बहुत बच्चे सोच भी चुके होंगे, तो अगर अभी आदत नहीं डालोगे ना, 11th में ये नहीं है पहले ही दिन आप 10 घंटे पढ़ने लग जाओगे। और 11th-12th, आई किड यू नॉट, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बच्चों इस बात में, 11वीं और 12वीं कक्षा आपका पूरा भविष्य बदल सकती है। इट कैन चेंज योर इंटायर फ्यूचर। और न सिर्फ आपका, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, सबका। कैसे? 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा में, 11th-12th में आप स्ट्रीम चूज करोगे और उस स्ट्रीम को चुन के आप अपने करियर को एक दिशा की ओर लेके जाओगे, एक करियर को एक डायरेक्शन दोगे। उस डायरेक्शन से ही डिसाइड होगा कि आज कौन आगे है, कौन पीछे है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल आपको एकेडमिकली ही ब्राइट होना ज़रूरी है, बट यू हैव टू टेक दिस डिसीजन वेरी सीरियसली। और अभी से थोड़ा उस चीज़ की आदत डालोगे तो आपकी 11th-12th बहुत स्मूथली जाएगी और उससे आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी भी स्मूथली जाएगी। जो बच्चे यहाँ पे लाइटली लेते हैं ना चीज़ों को, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट कभी भी कर सकता है इंसान, पर उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, आगे स्ट्रगल बहुत होता है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे जब सीरियसली ले लोगे ना चीज़ों को, फोटोग्राफी भी करनी है ना, तो अपना 11th-12th ढंग से सॉर्ट करो, उसके बाद स्किल सेट डेवलप करो। ये मत करो कि माँ बाप की लिमिट्स पुश करके खुद की लिमिट्स पुश नहीं करनी है। मेरे को तो दिला दो जी 1 लाख 1.5 लाख का कैमरा, मैं तो फोटोग्राफी करूँगा, आप देख लो आपको जो करना है। ऐसा नहीं करना है। बी इंडिपेंडेंट, लो ऐसे डिसीजंस कि आप अर्निंग हो, आप अपने स्किल सेट वाले शौक खुद पूरे करो, फिर आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाओ। तो इसलिए यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है। एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ और ये जो बच्चे करते हैं ना, मुझे एकदम से ध्यान आया, ये शेखियाँ भगाने के लिए कि यार मुझे तो ऐसा फ़ोन दिला दो, उसके पास ऐसा है, ये बिल्कुल नहीं करना। अभी 10th में हो, आराम से पढ़ने लिखने की आदत डालो, आगे जाके सब मिल जाएगा, फ़ोन, लैपटॉप, गाड़ी, बंगला, सब हो जाएगा अगर यहाँ पे अच्छे से कर लोगे तो। Explain the division of legislative powers between the union and the state government. State government और union government के बीच में legislative powers, legislation मतलब law making powers कैसे divided है। ये सबसे पहला थॉट आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसे डिवाइडेड है पावर्स लॉ मेकिंग की। हमारे पास 3 लिस्ट्स हैं, उसमें डिवीजन है, कौन किस पे लॉज बना सकता है, एंड दैट इज हाउ बेसिक लॉ मेकिंग फंक्शन ऑफ आवर कंट्री इज सॉर्टेड। तो देखो दिया भी हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। 3 उस पे बटी है बिटवीन यूनियन स्टेट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ऐसा नहीं होना चाहिए आज एक मुद्दा आ गया उस पर फटाफट से हमें लॉ बनाना है और यहाँ पे हम यही लड़ रहे हैं कि लॉ तू बनाएगा या मैं बनाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने ये सॉर्टेड रखा है, यूनियन लिस्ट है हमारे पास, इसमें सब्जेक्ट्स है नेशनल इंपॉर्टेंस की, क्योंकि देखो बच्चों जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होंगी रिगार्डिंग प्रॉब्ली सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, इस पे स्टेट्स का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। जो बड़े रिश्तेदारों से बातचीत होगी ना तो वो बड़े भाई साहब करेंगे, कोई रोल नहीं है कि छोटे भाई आके बीच में उनको अपना बैठ के फ़ोन देख रहे हैं ही नहीं। सीरियस बात है, वहाँ पे सीरियस बातें ही करनी है अपने को। तो द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स, ठीक है। तो ये है यूनियन लिस्ट। सेकेंड आती है हमारी स्टेट लिस्ट, इसमें सब्जेक्ट स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पुलिस है, ट्रेड है। अब हर स्टेट की पुलिस में, ट्रेड में, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट तरीके से लॉ बनेंगे, डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं है सेंटर को कि यहाँ पे आके घुसेंगे रोज रोज, उनके पास अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अलोन कैन लेजिस्लेट ऑन दीज मैटर्स। लेजिस्लेट मतलब लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट मतलब दोनों,
इसमें अपना भागीदारी दिखा सकते हैं। बट अगर बात आई लड़ाई की, बड़ी बातचीत की, तो यूनियन की ही चलेगी। बड़ी बातचीत यूनियन इंडस्ट्री के लोगों से, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जो दोनों को कंसर्न कर सकते हैं, सेंटर और स्टेट को। इसमें जैसे एजुकेशन हो गया, वो पूरी कंट्री के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बनानी हुई। फॉरेस्ट हो गए, वो सब जगह है। ट्रेड यूनियंस की बात हो, मैरिज की बात हो, अडॉप्शन की बात हो, वहाँ पे एक जैसा सा लॉ चाहिए हमें। तो बोथ लेवल्स कैन लेजिस्लेट। पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अगर दंगा हो गया, तो भाई बुला लिए जाएंगे, तो बड़े भाई बुला लिए जाएंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट ही उस पर प्रिवेल करेगी, उसका बनाया हुआ लॉ ही हम एक्सेप्ट करेंगे। ये क्लियर डिवीजन ऑफ पावर जो है, ये बेसिक फीचर है फेडरलिज्म का। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बटे कैसे हैं, जब उनको पावर्स दी गई कि आप इन एरियाज में आप एक्सरसाइज कर सकते हो पावर, इन एरियाज में हम करेंगे पावर एक्सरसाइज। तो दैट इज हाउ स्मूथ शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो ये क्या है, फेडरलिज्म का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे भी इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम जो गवर्नेंस एट डिफरेंट लेवल्स हो रही है, ये कैसे इंश्योर हो रही है। देखो, पहले तो हमारे पास 3 लिस्ट्स हैं जहाँ पे पावर डिसाइडेड है। फिर हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है। ऐसा नहीं है कि पावर सिर्फ कहने के लिए दे दी, पैसा है नहीं, भीख मांगते रहो आप बिल्कुल और फिर कहो आप तो आज़ाद हो, वैसी भी सिचुएशन नहीं है। 3 लिस्ट्स है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है पावर्स की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब मेंशन्ड है, कुछ भी ये नहीं है आज बोल दिया कल को वापस ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। तो ऐसे ही पॉइंट्स बहुत सारे आ जाएंगे जिससे हम इंडियन फेडरलिज्म की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। और ये सारे क्वेश्चंस देखो, बहुत क्वेश्चंस के आगे मैंने लिख भी रखा है ईयर जिसमें रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और बहुत क्वेश्चंस के आगे PYQ बच्चों लिख रखा है। पर ये सारे क्वेश्चंस चुन चुन के मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। सिर्फ वो क्वेश्चंस हैं ये जो एक्चुअली आपके एग्जाम में आए हैं, उन टॉपिक्स में से ये क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से गारंटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 3 टियर गवर्नमेंट है हमारे पास, 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। दैट इज द फर्स्ट बेसिक पॉइंट ऑफ फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। फिर हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सबके पास अपना पैसा है, अपने पैसे कमाने के तरीके हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंटली निभा सके। अब कहो मुझे तो पावर चाहिए, कमाते आप अठन्नी नहीं हो घर पे, तो कौन कहेंगे, टपली मार के सर पे भगा देंगे, हट यहाँ से क्या कर रहा है। तो स्टेट्स के पास अपने तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है जिससे वो अपनी दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिपेंडेंटली निभा रहे हैं। सेपरेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स, यहाँ पे अलग अलग पावर्स दोनों सेंटर और स्टेट की डिवाइडेड हैं थ्रू वेरियस लिस्ट्स। अब इसमें ये नहीं है कि हमारे पास कुछ है नहीं लिस्ट के नाम पे तो और हम कह रहे हैं पावर मिली हुई है, नहीं, हमने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग से 3 लिस्ट बनाई हुई हैं और उस पर भी डिसाइडेड है कि कौन किस पे लॉ बनाएगा। एक जो ऐसी लिस्ट है जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर इस पे भी विवाद का मुद्दा छिड़ जाता है बच्चों, तो उस पे भी सेंटर लॉ बनाएगा। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज इंडिपेंडेंट बॉडी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो दोनों उठ के कहाँ जाते हैं, कचहरी में, कटघरे में, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि बड़ा भाई इन्वॉल्व है। तो मुद्दा अगर उठ गया तो दादाजी के पास ही चलेंगे हम। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, इसके पास अपनी पावर है, दादाजी को कोई मतलब नहीं है, तू बड़ा हो छोटा हो, मैं घर का मुखिया हूँ, ठीक है। तो अगर सिचुएशन लड़ाई की आ जाती है तो ये होता है। और सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा क्या इंश्योर भी करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉलो हुए हैं या नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बातें बनाई हैं, लिखी हैं, बताई हैं, वो फॉलो हो भी रही हैं कंट्री में कि नहीं हो रही हैं, तो वो भी इंश्योर करती है हमारी जुडिशरी। Next is, what is the main difference between a federal form of government and a unitary one?
दोनों में क्या डिफरेंस है। फेडरल में ऑफ कोर्स पावर बटी हुई है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे, और यूनिटरी में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगी पावर, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी। ज़रूरी नहीं है इसमें कि अपने पास डिफरेंट लेवल्स होंगे भी या नहीं होंगे, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। लेवल्स अगर होंगे भी तो वो सेंटर के सबऑर्डिनेट ही होंगे, इंडिपेंडेंस नहीं होगी हमारे पास। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंस इज नॉट देयर इन द यूनिटरी सिस्टम। यहाँ पे स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, फेडरल सिस्टम में सेंटर के पास अपनी पावर है, यही डिफरेंस है। ये आगे देख लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट में और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो क्लियरली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर वो बैकिंग नहीं होगी ना बच्चों पावर की, तो वो कुछ फायदा नहीं है फिर वो पावर्स देने का। बोथ लेवल्स इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हमारा इंडिया, यूएसए, कनाडा, ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, इनके डिफरेंट लेवल्स है। यही यूनिटरी गवर्नमेंट जो है इसमें ऑल पावर्स सेंट्रलाइज्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर जब आ जाना यूनिटरी सिस्टम कहलाता है। देयर इज ईदर, या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी ही नहीं, अगर होगी भी काम कर भी रही होगी तो पूरा कंट्रोल किसका होगा, सेंटर का होगा उनके ऊपर। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज और रिमूव द पावर्स ऑफ रीजनल अथॉरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उनकी पावर चेंज भी कर सकती है, उनकी पावर हटा भी सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड हमारा, और चाइना और फ्रांस। यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली यूके, फ्रांस या फिर चाइना जैसी कंट्रीज, उनमें यूनिटरी सिस्टम है। हमारा देश महान, हमारा प्यारा भारत इंडिया, देश वर्ल्ड की सुपर पावर यूएसए और कनाडा, जहाँ पे जिथे बहुत इंडियंस जानते पे सी, देर आर वैरायटी ऑफ पीपल देयर एंड मेजरली इंडियंस आर देयर। तो कनाडा में भी क्या है, हमारे ही जैसा गवर्नमेंट का सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट इज देयर। नेक्स्ट इज explain 5 changes towards decentralization brought in the constitution after the amendments made in 1992। जब हमारा सबसे मेजर स्टेप लिया गया 1992 में बच्चों, उसके बाद 5 चेंजेस बताने हैं हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आए। देखो 5 चेंजेस आफ्टर अमेंडमेंट्स कौन सी थी, सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले डिसेंट्रलाइजेशन के टाइम पे 72nd और 73rd बोली थी, इट इज 73rd एंड 74th। इस अमेंडमेंट्स के थ्रू 1992 3 टियर ऑफ पंचायती राज बना। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू 3 tier system of पंचायती राज। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द 3 tier system ऑफ गवर्नमेंट। 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट बनेगी। जो 3rd टियर होगा विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ये इससे क्या हो गया, जो 3rd लेवल था वो और पावरफुल बना। तो 3 टियर सिस्टम बनाया गवर्नमेंट का, कहाँ पे, 3rd लेवल पे भी, विलेज में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, जिला परिषद। जो लोग शहरों में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि जिला परिषद है, कस्बों में रह रहे होंगे तो पंचायत समिति है, और बिल्कुल ही गांव में है तो ग्राम पंचायत है। रेगुलर इलेक्शंस होंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो हर 5 साल पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस कराएगा। फिर रिजर्वेशन होगी वीकर सेक्शंस में, इसमें अभी हमने एमसीक्यू में पढ़ा था SC, ST और विमेन को इसमें रिजर्वेशन होगी, ओबीसीज नहीं होते हैं 3rd लेवल पे। फॉर रिजर्वेशन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, 1/3 सीट्स महिला शक्ति के लिए रिजर्व्ड होंगी। Creation of state election commission, each state was to set up its own election commission to conduct elections to पंचायती राज। अपने अपने इलेक्शन कमीशन सेटअप करो जो आपके स्टेट में इलेक्शंस कराएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एंड अर्बन लोकल बॉडीज में। Sharing of powers and resources, state governments were required to transfer powers and responsibilities। जैसे सेंटर ने स्टेट को पावर्स दी थी वैसे ही क्या हुआ था, स्टेट को बोला था अब आप भी थोड़ा राजपाट बांट लो, लोकल बॉडीज को पावर दो।
सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल बॉडीज़ में। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, इसके पावर और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे स्टेट और किसके बीच में, लोकल बॉडीज़ के बीच में। तो रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये 5 हमारे पास 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, इसमें बिना देखे आप लोग बताओगे जिला परिषद होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समितिज होंगी और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी। फिर क्या होगा, अगर ये सब होगा तो रेगुलर इलेक्शंस भी होंगे, इलेक्शन मैंडेटरी कर दिए गए। मैंडेटरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चों। रिजर्वेशन था, उसमें भी इलेक्शन वाले लोकल बॉडीज़ में, इलेक्टेड बॉडीज़ में किसका, महिलाओं का, 1/3 विमेन, देन SC ST OBC का कोई रिजर्वेशन नहीं था यहाँ पे। क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होगा। पावर शेयर की जाएगी किसके बीच में, स्टेट से लोकल बॉडीज के बीच में भी, जैसे सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, रिसोर्सेज भी और पावर भी, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बांटेंगे और पैसा भी बांटेंगे। बट जो लोकल बॉडीज का रेवेन्यू है उसके ऊपर कंट्रोल स्टेट का है। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के रेवेन्यूज के ऊपर सेंटर का कंट्रोल होगा, बट जहां बात विद इन स्टेट की आ जाएगी तो वहां पे स्टेट के कुछ कंट्रोल रहेंगे लोकल बॉडीज के रेवेन्यूज पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। The creation of linguistic states was the first and major test of democratic politics in our country. जब linguistic basis पे, लैंग्वेज, भाषा के बेसिस पे स्टेट्स बने, वो सबसे मेजर टेस्ट था किसका, डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, कि क्या आप बंटवारा जब कर रहे हो किसी बेसिस पे, उसमें भी आप डेमोक्रेटिक तरीके से कर सकते हो, लोगों को इकट्ठा रख सकते हो। कैसे, वो चैलेंज था, क्या वो टेस्ट हमने पास किया, हाँ, कैसे, वो हमें बताना है। देखो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत रीजन्स में डिमांड स्टार्ट हो गई थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनाओ, क्योंकि हमारा कल्चर है जी अलग, हमारी भाषा है अलग, हमें अपना एक अलग स्टेट चाहिए। तो इसमें अब क्या लगा, गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो चैलेंज है, ये तो सीधा सीधा बंटवारा हो रहा है, अगर ऐसा हम इसको बढ़ावा देंगे तो इन डिमांड्स को तो हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। तो यही था हमारा पहला पॉइंट। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट अगेंस्ट थी स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने के लिए, बट बहुत सारे स्टेट्स में बहुत मेजर टाइप ऑफ लीडर्स आए, उभर के आए, जिन्होंने ये डिमांड रखी, जिन्होंने प्रोटेस्ट किए। एक उनमें से लीडर थे हमारे आंध्रा में पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। तो व्हेन ही डाइड, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की कि मैं अन्न ही नहीं खाऊंगा, मर गए वो, उसमें शहीद हो गए एक तरीके से लगा लो इसके प्रोटेस्ट में। तो इसके बाद आंध्र प्रदेश बना 1953 में हमारा फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। तो याद रखना है पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। आई होप आई एम करेक्टिंग इट राइट, प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो आंध्र प्रदेश में आप लोग करेक्ट कर देना इफ़ देर आर तेलुगु स्पीकिंग पीपल हु आर वॉचिंग मी। तो ये आंध्र स्टेट बना हमारा 1953 में। फिर 1956 में क्या हुआ बच्चों, जब फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो हमें डिवीजन करना ही पड़ेगा, बट इसको भी हम लोग बहुत पीसफुल तरीके से कर सकते हैं। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, जहाँ पे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्पीकिंग लोग, गुजरात में गुजराती स्पीकिंग लोग, केरला में मलयालम स्पीकिंग लोग, ये स्टेट्स बने लैंग्वेज के बेसिस पे। डेमोक्रेसी इन इंडिया कुड, और इसने क्या दिखाया कि डेमोक्रेसी जो इंडिया में है वो लोगों की नीड्स के हिसाब से एडजस्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने अगर स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दिया है तो यहाँ पे हम बंट ही गए हैं, नहीं, आज भी हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन है, बट स्टिल वी आर टुगेदर स्टैंडिंग एज अ कंट्री, राइट। तो दिस पास द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लिंग्विस्टिक बेसिस जो था स्टेट्स का फॉर्मेशन का, इसमें आपको 2 फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 1953 का एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश का बच्चों, और फिर उसके बाद 1956 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दैट वाज फॉर्म्ड इन 1956, जिसने सारे स्टेट्स को डिवीजन स्टार्ट की लैंग्वेज के बेसिस पे। I hope with this
एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इज क्लियर। आप बच्चों को सब समझ में आ रहा है कि भाषा के बेसिस पे देश, हमारे स्टेट्स कैसे बने, हमारी गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है, जो हमारे शहरों से, गांव से, कस्बों से लेकर और हमारे दिल्ली कैसे सरकार चला रही है, उसको किस लेवल्स पे गवर्नमेंट डिवाइडेड है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मेरा कंसर्न अगर ये है तो इस पे लॉ कौन बना सकेगा, अगर लड़ाई हो गई तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा। एंड विद दिस चैप्टर इज ओवर। आई डोंट थिंक सो बच्चों इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी। सिर्फ 15 मिनट लेना, आप ये सारा फटाक से रिवाइज कर लेना, एक बार लिखना पूरी टाइमलाइन या जैसे पॉइंट्स है चैप्टर के, कैसे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में किसी तरह की कंफ्यूजन है तो मैं हमेशा 24/7 मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूछो क्वेश्चंस, जितनी क्यूरियोसिटी है सारे क्वेश्चंस पूछते रहो और ऐसे ही बने रहो, क्योंकि ऐसे ही फटाफट वीडियोस के थ्रू हम सारा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे एंड वी विल बी अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं हम उनसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखो साफ सी बात है बच्चों, जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा और आप लोगों को फल पक्का मिलेगा। ठीक है, विद दिस थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।